इंटरनेट पर एक पार्टी पैदा होती है जिसने 5 दिनों के भीतर ही 1.5 करोड़ फॉलोअर जुटा लिए। सरकार ने इसे बैन कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मजाक है या हमारे देश के युवाओं का असली गुस्सा। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी का नेशनल चैनल 7 टीवी भारत। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप 7 टीवी परिवार का हिस्सा नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि 7 टीवी और आपका हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक पार्टी के बारे में नहीं है, ये हमारे देश के युवाओं के बारे में है, उनके गुस्से, उनकी बेचैनी और उस सच्चाई के बारे में है जिसे सरकार देखना भी नहीं चाहती। इंटरनेट की दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसा हादसा घटता है जो सब कुछ बदल देता है। 15 मई को कुछ ऐसा ही हुआ। भारत के सबसे बड़े न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कुछ बातें कही। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के बारे में बात की, लेकिन मीडिया ने जो रिपोर्ट किया उससे एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अगले ही दिन चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन तब तक इंटरनेट पर भवंडर आ चुका था। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक हर जगह एक नाम वायरल हो रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद गहरी है। एक हैंडल, एक वेबसाइट और फिर क्या हुआ। सिर्फ 5 दिन में यानी 21 मई तक इस पार्टी के पास 1.5 करोड़ फॉलोअर थे। भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी पीछे रह गए। ये सिर्फ एक इंटरनेट का मूवमेंट नहीं था, ये एक क्रांति थी, एक साइलेंट क्रांति जो मीम्स और रील्स के जरिए फैल रही थी। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। इस पूरे शो को संभालने वाला नाम आया अभिजीत दीपके। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पॉलिटेक्निक कम्युनिकेशन की डिग्री लेने वाले इस शख्स ने पहले आप पार्टी के साथ काम किया, लेकिन अब वह एक ऐसी चीज बना रहे थे जिससे पूरी राजनीति हिलने लगी थी। जैसे जैसे कॉकरोच जनता पार्टी फैल रही थी, देश के बड़े नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मोइत्रा ने कहा कि वह भी इसमें शामिल होना चाहती हैं। अलके साधु ने भी बीजेपी पर तीखे तंज कसे। ये सिर्फ राजनीति नहीं था, ये एक सांस्कृतिक लहर थी, लेकिन सरकार को ये पसंद नहीं आया। 21 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ एक पार्टी के नाम की वजह से या कोई और कारण था? जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो जो पता चला सब कुछ केंद्र सरकार के आदेश से हुआ। और ये आदेश कहां से आया? इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से। ये बहुत गंभीर बात है और ये बात इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में भी पता चली है। आईबी ने दावा किया कि इस अकाउंट पर जो कंटेंट पोस्ट हो रहा है वह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 1969 के तहत सरकार ने एक्स को यह आदेश दिया और एक्स ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। बस इतना ही नहीं, नया अकाउंट बना और कुछ घंटों में 44,000 फॉलोअर्स आ गए। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। पत्रकार विवेक सुरेंद्रन ने एक लेख लिखा जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने लिखा, यह पीढ़ी गुस्से से कहीं ज्यादा ठगी हुई है। इसने सब कुछ देखा है, सब कुछ भरभराते हुए। इसलिए इस आंदोलन की भाषा प्रोटेस्ट नहीं है, मीम है, क्योंकि तंज अब मजाक नहीं, सर्वाइवल मैकेनिज्म बन चुकी है। ये कितनी गहरी बात है। आजकल भारत में शर्म एक राजनीतिक भावना बन चुकी है। बेरोजगारी की शर्म, 30 की उम्र में घर वापस लौटने की शर्म, अपने स्कूल के दोस्तों से कम कमाने की शर्म, सही समय पर सेटल न हो पाने की शर्म। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस शर्म को समझा, इसी वजह से यह इतनी तेजी से फैली। अब जरा समझिए, नई पीढ़ी का विरोध नारों में नहीं दिख रहा, वह मीम्स में दिख रहा है, इंटरनेट की भाषा में दिख रहा है और राजनीतिक दल इसे समझ नहीं पा रहे। वो सोचते हैं ये सिर्फ मार्केटिंग है, लेकिन असली बात ये है कि ये भावनात्मक संकेत है, गहरे सामाजिक असंतोष के संकेत। कभी कभी समाज का सबसे गंभीर राजनीतिक मूड कॉमेडी का मुखौटा पहनकर सामने आता है। यह समय ऐसा ही है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के सवाल से एक और नाम जुड़ गया, राघव चड्ढा। पहले आपके नेता, अब भाजपा के सदस्य। हाल ही में कुछ लोगों ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर तेज तीर चलाए, लेकिन अब जरा ये सुनिए। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने कहा उनकी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की जाए, यानी उनका नाम, चेहरा, आवाज, फोटो ये सब बिना इजाजत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या था शिकायत? कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया कि राघव चड्ढा ने अपने पार्टी बदलने के बाद अपने आप को बेच दिया। एआई से बने कंटेंट और डीप फेक वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में तो ऐसा था
जिसमें राघव चड्ढा साड़ी पहने नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि ये सिर्फ पर्सनालिटी राइट का मामला नहीं दिख रहा, ये आलोचना है और आलोचना फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आती है। कोर्ट ने मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का उदाहरण दिया। वह सालों से कार्टून बना रहे हैं, कभी किसी ने उन्हें पर्सनालिटी राइट का मामला नहीं बनाया। तो कोर्ट ने क्या किया? फिलहाल अंतरिम राहत पर फैसला सुरक्षित रख दिया, यानी अभी आखिरी आदेश आना बाकी है। तो एक तरफ नेता अपनी छवि बचाने के लिए अदालत जा रहे हैं, दूसरी तरफ देश के युवा कह रहे हैं सही मुद्दों पर बात करो। और वह सही मुद्दे क्या हैं? आर्थिकता, देश की अर्थव्यवस्था। आज के समय में भाजपा चुनाव तो जीत रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर हार रही है। ये कितना गंभीर आरोप है? इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में लिखा हुआ है, जिसे लिखा है सुरजीत भल्ला ने। सुरजीत भल्ला कहते हैं, मार्च में भाजपा की जीत उसकी अभी तक सबसे बड़ी राजनीतिक पीक है, लेकिन आर्थिक प्रबंधन सबसे निचले स्तर पर है। इस आर्थिक दिक्कत के लिए भल्ला ने 4 जिम्मेदार बताए हैं। पहला, सरकार खुद है। सरकार का अपना आर्थिक थिंक टैंक अच्छी तरह जानता है कि देश की अर्थव्यवस्था में गहरी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी, वह समाधान ढूंढने की बजाय सारा दोष दूसरों पर मर रही है। दूसरा, बड़े कॉर्पोरेट और उद्योगपति। सरकार उन पर कहती है कि वे सही तरीके से निवेश नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई ये है सरकार की खुद की नीतियां लचर हैं, और जब नीतियां कमजोर होती हैं तो कोई भी निवेश नहीं करना चाहेगा। तीसरा, मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस। भल्ला जी का मानना है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस सुस्त हो चुकी है, जिससे देश में भाजपा के वन पार्टी डेमोक्रेटिक रूल का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है। चौथा, डीप स्टेट, जो बाकी तीनों को अपने इशारे पर नचा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो सभी से पूछना जरूरी है, क्या भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहकर संतुष्ट हुआ जा सकता है? और ये सवाल सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहकर संतुष्ट हुआ जा सकता है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करेंगे तो भारत के हालात ठीक दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप पूरी दुनिया के ग्रोथ डेटा को बड़े चश्मे से देखते हैं, कहानी बदल जाती है। चलिए कुछ सांख्यिकी आपको दिखाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। 2014 के बाद से जीडीपी ग्रोथ में भारत की रैंक 9वीं है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ में 8वीं। और जब आप यूएस डॉलर के पैमाने पर ग्रोथ देखते हैं तो भारत 16वें नंबर पर है। 16वें नंबर पर बांग्लादेश 8.3% की ग्रोथ के साथ नंबर 1 पर है। इथियोपिया 7.2 के साथ दूसरे नंबर पर, और भारत 4.7% की ग्रोथ के साथ 16वें नंबर पर। ये आंकड़े कितने दर्दनाक हैं। सुरजीत भल्ला स्पष्ट चेतावनी देते हैं, अब समय आ गया है कि भारत के माथे से सबसे तेजी से बढ़ती मेजर अर्थव्यवस्था का यह झूठा लेबल पूरी तरह से उतार दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ ग्रोथ रेट की बात नहीं है। भल्ला एक और गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हैं, रुपए की गिरावट। पिछले एक साल में रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 12% गिर चुका है, और ये गिरावट लगातार है। 2025 में तो रुपया एशिया की कमजोर करेंसी में गिना गया। ये आप सब देख रहे हैं, आप सब जानते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर देश में महंगाई पूरी तरह काबू में हो, चालू खाता प्रबंधनीय हो, विकास दर स्थिर हो और राजनीतिक स्थिरता हो, तो विदेशी निवेशकों और बाजार का भरोसा देश की करेंसी पर बढ़ना चाहिए। रुपया मजबूत होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत उलट है। रुपया लगातार डूब रहा है। क्यों? क्योंकि विदेशी निवेशक को भारत में भरोसा नहीं रह गया। तो सवाल ये उठता है कि विदेशी निवेश और पूंजी का संकट क्यों खड़ा हुआ? सुरजीत भल्ला के मुताबिक सरकार सर्जरी की जगह सिर्फ बैंडेज लगा रही है। घरेलू उद्योगपतियों से लगातार निवेश की अपील कर रही है, लेकिन निवेशकों को पॉलिसी पर भरोसा नहीं है। सिर्फ अपीलों और राष्ट्रवाद के भाषणों के भरोसे पूंजी नहीं लगाई जाती। और अभी का माहौल निवेशकों को ये सिग्नल दे रहा है, या तो भारत से बाहर निकल जाओ या फिर भारत में कदम ही मत रखो। भल्ला एक और बात कहते हैं जो बेहद तीखी है। 2015 के बाद से सरकार को एक घमंड हो गया है। सरकार सोचती है भारत का घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि दुनिया भर के निवेशक यहाँ आने के लिए बेचैन है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसका सबूत ये है कि 2025 में भारत की जीडीपी कैलिफोर्निया अकेली एक अमेरिकी स्टेट के बराबर रही। एक स्टेट और भारत का पूरा देश। यहीं से भल्ला बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फ्रेमवर्क की समस्या भी बताते हैं। 2015 में इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया। अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में विवाद में फंस जाता है तो वह सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत नहीं जा सकता। पहले पूरे 5 साल तक भारत की स्थानीय अदालतों के चक्कर काटने होंगे, और ये बहुत
बड़ी समस्या है, क्योंकि खुद भारत के नागरिक और फर्में भारतीय अदालतों की अंतहीन देरी के कारण वहां जाने से कतराते हैं। फिर विदेशी निवेशक क्यों आएंगे? अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ एक नई भाजपा सरकार है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने अभी अभी कुछ फैसले लिए हैं जो बेहद विवादास्पद हैं। फैसला नंबर 1, मीडिया पर प्रतिबंध। 19 मई को एक ऑर्डर जारी किया गया। कहा गया कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना लिखित अनुमति के मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा, ना इंटरव्यू, ना डिबेट, ना ब्लॉग, ना कुछ भी। और हाँ, सरकार के किसी भी कदम की आलोचना भी नहीं होगी। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी ने तुरंत इसकी आलोचना की। कहा लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ लोकतंत्र की समस्या है? हर सरकार के कुछ नियम होते हैं। उदाहरण के लिए सिविल सर्वेंट राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं हो सकते, गोपनीय दस्तावेज लीक नहीं कर सकते। ये नियम सही है, लेकिन विवाद तब होता है जब नियम बहुत फैला दिए जाएं। अगर एक कर्मचारी भ्रष्टाचार के बारे में बोलना चाहे, किसी पॉलिसी के गलत लागू होने के बारे में शिकायत करना चाहे, तो क्या इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी? दूसरा फैसला तो और भी विवादास्पद है। शुभेंदु अधिकारी ने माना कि सभी तरह के मदरसों में, सरकारी हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, प्रार्थना से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। अब ये कितनी गंभीर बात है, सोचिए। वंदे मातरम में मूर्ति पूजा की बातें कही गई हैं, जो इस्लाम समेत कई धर्मों में मान्य नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या किसी धार्मिक संस्था में ऐसा कंटेंट जबरदस्ती थोपा जा सकता है? विपक्ष कहता है ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। सरकार कहती है ये यूनिफॉर्मिलिटी का मामला है। और अब कोर्ट ने क्या किया? कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 मई के उस ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तें भी जोड़ दी। पहली, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बलि पर सख्त पाबंदी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो पूरी कहानी बेहद जटिल है। बंगाल से एक और खबर, और ये बेहद गंभीर है। हमारी कुछ जांच से और मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, उसका नतीजा आज तक लंबित है। 60 लाख मतदाताओं की सूची चेक की गई, 27 लाख नाम डिलीट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जिनके नाम काटे हैं उन्हें अपील का मौका मिलना चाहिए। तो 19 अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स बनी जिसके सामने 34 लाख अपीलें आई। लेकिन जानिए क्या हुआ होगा? चुनाव पास में थे तो इन ट्रिब्यूनल्स ने सिर्फ 1600 नाम ही क्लियर कर पाए। बाकी 27 लाख नाम अभी भी लिम्बो में है, उनका स्टेटस साफ नहीं है। ये लोग अपील तो कर सकते हैं, लेकिन अपील का कोई टाइम बाउंड मैकेनिज्म नहीं है। तो कब तक ये स्थिति चलेगी कोई नहीं जानता। अभी तक सिर्फ 6000 अपीलें डिस्पोज हुई हैं, उनमें से 4000 स्वीकार हुई हैं, बाकी लाखों लोग अधर में लटके हैं। अब बात करते हैं एक और गंभीर मुद्दे की जो राजनीति से परे है और हम सभी को सीधे प्रभावित करता है। 17 मई को WHO ने इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है ये पैंडेमिक इमरजेंसी नहीं है। फिलहाल कहानी शुरू हुई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। 5 मई को पहली खबर मिली, 14 मई को सैंपल चेक किए गए, 15 मई को 8 संक्रमण की पुष्टि हुई। उसी दिन कॉन्गो ने आधिकारिक रूप से घोषणा की। आज तक डेटा कितना भयानक है, 600 से ज्यादा संदिग्ध मामले, 149 मौतें, मृत्यु दर 50%, यानी अगर 10 लोग संक्रमित हो तो 5 की जान जा सकती है। भारत क्या कर रहा है? 28 से 31 मई के बीच जो भारत अफ्रीका बैठक होनी थी वह स्थगित कर दी गई। एयरपोर्ट्स पर हेल्थ चेक शुरू कर दिए गए। अगर किसी में लक्षण दिखे तो हेल्थ अथॉरिटीज को सूचना देनी होगी। और इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार, कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में दर्द और फिर धीरे धीरे रैशेस, किडनी की समस्या, अंदरूनी ब्लीडिंग, यही बीमारी की कहानी है। तो देख रहे हैं ना आप कितनी सारी समस्याएं हैं। कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू करके बंगाल की सरकारी नीतियों तक, मतदाता सूचियों की गड़बड़ी से लेकर इबोला तक। लेकिन सब कुछ से परे एक और सवाल है जो सबसे महत्वपूर्ण है, देश की अर्थव्यवस्था, युवाओं का भविष्य, रोजगार और वह शर्म जिसके कारण युवा कॉकरोच जनता जैसी पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं। सुजीत भल्ला ने साफ कहा है, चुनाव आपको सत्ता और शक्ति दे सकता है, लेकिन देश की समृद्धि सिर्फ सही आर्थिक नीतियां ही दिला सकती हैं। विद्वानों को सुनिए, पॉलिसी पर ध्यान दीजिए, निवेश पर ध्यान दीजिए। अब आखिर में यही बोला जा सकता है, इतना भला न बन जाना साथी जितना भला हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत, सारी प्रतिभा, किसी से कुछ लिया नहीं, न किसी को कुछ दिया, ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया।
दुनिया देख चुके हो यारो, दुनिया देख चुके हो यारो, एक नजर थोड़ा सा अपने जीवन पर भी मारो। यह कविता आज के समय के लिए कितनी प्रासंगिक है। हम सब दुनिया के राजनीतिक नाटक देख रहे हैं, बैन, अदालतें, सरकारें, लेकिन क्या हम अपने जीवन पर भी एक नजर डाल रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो मीम्स कितने भी वायरल हो जाएं, समस्या हल नहीं होगी। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, सवाल सिर्फ एक बैन का भी नहीं है। सवाल उस सच्चाई का है जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सवाल उन नीतियों का है जो गलत है। सवाल उन निवेशकों के भरोसे का है जो डगमगा गया है। सवाल उन युवाओं के भविष्य का है जिन्हें शर्म महसूस होती है। और सवाल यह भी है, क्या हम अभी भी समझेंगे या फिर दिल लगी करते रहेंगे? मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे थे 7 टीवी भारत। नमस्कार।